नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। आप देख रहे हैं अग्निपथ। आज अपनी बात की शुरुआत में मैं रेहाना रूही के कुछ शेरों से शुरुआत कर रहा हूं कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। और एक और शेर है कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी या ऐलान न समझा जाए। आज का दिन खास था, ऐतिहासिक था। जाहिर सी बात है, आज जिस तरह से सदन चला वो ऐतिहासिक ही दिन था। भारतीय राजनीति के इतिहास में आज के दिन की चर्चा हमेशा होगी, क्योंकि देश में पहली बार एक पहल हुई। यूपी विधानसभा में मॉनसून का सत्र एक दिन महिलाओं के नाम रखा गया, जहां महिला सम्मान, स्वाभिमान और महिलाओं के मुद्दे पर बात भी हुई। यूपी विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या है। 2002 में ये संख्या 26 थी, 2007 में 23 थी और 2012 में 35 थी। 2017 में 42 महिला विधायक थी। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी की 29 महिला विधायक हैं और समाजवादी पार्टी की 14, अपना दल की 3 और कांग्रेस की 1। इस बार की अगर विधानसभा में 22 ऐसी महिलाओं की बात करें जो विधायक हैं, तो वो पहली बार चुनकर आई हैं। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भरोसा दिलाया कि महिला सदस्यों के सुझावों पर अमल किया जाएगा। यूपी की बेहतरी के लिए, यूपी के विकास के लिए महिला सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। योगी ने कहा कि पुरुष सदस्यों को महिला सदस्यों की बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने सदन और सरकार की इस पहल का स्वागत किया, तो सदन में कई महिला विधायकों ने बेहद ज़रूरी मुद्दे भी उठाए। कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा ने महंगाई का जिक्र किया, तो सपा विधायक डॉक्टर रागनी ने कानून व्यवस्था और पुलिस थानों का मुद्दा उठाया। यकीनन ये एक सराहनीय पहल है और ऐसा सदन में होना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर भी बात होनी चाहिए। सदन और सरकार ने ये सोचा कि ऐसी पहल हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप कब सोचेंगे कि गर्भ में किसी बच्ची की हत्या ना हो? हम कब सोचेंगे कि सड़क पर किसी बेटी के साथ छेड़खानी ना हो, किसी बेटी को दहेज की आग में जलाया ना जाए? अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहे तो इसको पेड़ पर न लटकाया जाए, किसी बेटी को हवस का शिकार न बनाया जाए, घरेलू हिंसा के नाम पर किसी के जिस्म पर घाव न दिए जाएं, महिलाओं को मजाक का विषय ना समझा जाए। ये सब होना भी तो ज़रूरी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। हिंदुस्तान का आदर्श वाक्य है ये। हम इस सूक्ति का सम्मान करते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। शक्ति, धन, संपदा के लिए, ममता के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए हम माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की साधना करते हैं। नवरात्र भी अब कुछ ही दिनों में आने को है। हम महिलाओं की तुलना सिर्फ देवियों से ना करें, हम उन्हें महिला ही माने और उतना ही सम्मान कर दें, तो यही काफ़ी होगा। सदन ने आज जो सम्मान दिया, हम और आप भी तो महिलाओं को सम्मान वैसा ही दे सकते हैं। अगर हम महिलाओं की वाकई में इज्जत करना चाहते हैं तो हमें ये काम संकल्प के साथ करना होगा। माहेश्वर तिवारी ने कहा कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। बहुत वाजिब सी बात कही है। वो महिलाएं जो हमारे आपके मकानों को घर बना देती हैं, समाज को उनके बारे में खुले दिल से सोचना ही होगा। आज के ख़ास मौके पर तमाम ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। बहस में होने वाले शोर शराबे से बिल्कुल दूर एक सार्थक पहल हम भी कर रहे हैं कि हम आज महिलाओं के इस मुद्दे पर बात करें, संवाद करें। और अग्निपथ में हम बात आज आधी आबादी की करेंगे और इस चर्चा को, इस सार्थक चर्चा को, इस बिना शोर शराबे वाली चर्चा को शुरू करें उससे पहले आज हम सुनते हैं कि सदन में जो हमारी महिला विधायक हैं उन सब ने क्या क्या कहा और किस तरह से अपने जज्बातों को पेश किया और उनकी मांगें क्या क्या थी। गिर गिर के संभलना
संभल संभल कर चलना और एक दिन उड़ान भरकर दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की सफल कोशिश ही इन्हें स्वयं सिद्धा बनाती है। आसमान छूने की है आस, अगर आप जैसा मिल जाए थोड़ा सा विश्वास। सुखद क्षण है। हमारी 47 विधानसभा में जो महिला सदस्य हैं वो आज अपनी बात को रखने का उन्हें मौका मिला है और पूरे देश में इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा और पूरी दुनिया में भी महिला सशक्तिकरण के उस पर बड़ा कदम है। जी, आज का दिन बहुत बड़ा है और सिर्फ महिला विधायकों के ही लिए नहीं, मैं कह सकती हूँ उत्तर प्रदेश की समस्त महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूरे देश में आज तक ऐसा उदाहरण कहीं दिखने को नहीं मिला जब पूरा का पूरा सदन महिलाओं के हवाले कर दिया गया हो। अभी तो सदन चल ही रहा है और बहुत ही अच्छा अनुभव है। मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 वर्षों में पहली बार हुआ है कि जो नियम भी उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किए गए हैं वो महिलाओं ने प्रस्तुत किया है और उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी इतनी अच्छी और प्रोग्रेसिव सोच के कारण आज हम लोग विपक्ष में होते हुए भी अगर महिलाओं का रेशियो देखें तो हम बराबर हैं उनके और कहीं से भी हम कम नहीं हैं। तो आपने सुना कि किस तरह के जज्बात थे, किस तरह का संवाद उन्होंने कायम किया और किस तरह की बातें की। ये जाहिर है कि एक परिपक्वता है और वो दिखी भी, और महिलाओं के अंदर कितनी शक्ति है वो शक्ति संवादों के ज़रिए हमने उसका जायज़ा भी लिया, उसको सुना भी। आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ कई ख़ास मेहमान हैं। मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा दूं। प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। नंदिनी प्रियदर्शनी जी हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रीति गुप्ता जी बीजेपी के नेता हैं और शबनम खान भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो यानी आज महिलाओं का मंच यहाँ पर सज चुका है। महिलाओं से बात करेंगे, महिलाओं के मुद्दों की बात करेंगे और महिलाओं के लिए क्या बेहतर हो सकता है, हम इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रीति गुप्ता जी के पास। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल यही है कि आज जब आपने विधानसभा का दृश्य देखा और जिस तरह से एक पूरा दिन महिलाओं के नाम किया गया, उनको सबको बोलने का मौका दिया गया और अपनी बातों को रखने का मौका दिया, तो आपको लगा कि हाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। आज हमारी योगी सरकार में लगभग 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आज की डेट में लगभग 28% महिलाएं खुद भी विधायक हैं और मैं खुद भी अभी हाल ही में बराबर महिलाओं से मिल रही, जो कि चेयरमैन भी है महिलाएं और विधायक भी है महिलाएं, और उनको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रियंका गुप्ता जी से बात करते हैं। प्रियंका जी, आज जिस तरह से महिलाओं के लिए आज पूरा का पूरा दिन रखा गया, आपको लगता है कि इससे समाज में कुछ परिवर्तन आएगा, या जिस तरह की मांगे महिलाएं उठाती रहती हैं वो मांग और पुरजोर तरीके से और मजबूती से विधानसभा के बाहर भी अब महिलाएं उठाने लगेंगी? चूँकि इस मुद्दे पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज जिन महिलाओं की हम बात कर रहे हैं वो लीडर्स हैं, और लीडर अपने आप में एक सशक्त आवाज़ होती है, और जिसको विधानसभा की बात करिए या क्षेत्र की बात करिए या मीडिया की बात करिए, हर जगह उनकी बात प्रमुखता से उठाई जाती रही है। तो ये अगर कहा जाए कि इसके ज़रिए हम महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो तो ऑलरेडी सशक्त महिलाएं, जैसा कि स्पीकर महोदय ने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमेन, सक्सेसफुल वुमेन। मैं कहती हूँ ये तो ऑलरेडी लीडर्स हैं, ये तो सक्सेसफुल वुमेन है। दे आर नॉट द बिहाइंड वन, दे आर द फ्रंट वन। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमें आवाज़ उनकी उठानी है जो पंक्ति में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े। उनकी आवाज़ कब उठाएंगे हम? क्या उनके लिए एक दिन डिसाइड करेंगे हम कि वो आएँ और अपनी आवाज़ उठाएं? जब थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने जाएं, जब उनके साथ कोई अभद्रता हुई हो, उनके साथ कोई यौन अपराध हुआ हो, तो उसको सीरियसली लिया जाए। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी फ़ीस कम की जाए, उनकी एजुकेशन, उनकी सारी चीज़ों की सुविधा दी जाए, सुरक्षा की बात की जाए। वो कब करेंगे हम? आज हम सशक्त महिलाओं को एक दिन दे रहे हैं जो ऑलरेडी उनको हर दिन उनका है विधानसभा में बोलने का अधिकार। कई महिलाएं ऐसी आई जो कि जिनका परिवेश ग्रामीण है, वो वहां से छोटे छोटे चुनाव लड़ते 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 यहाँ तक पहुंची, यानी कि उनकी एक संघर्ष की अपनी कहानी भी है। हर एक उतनी किसी का ऐसा नहीं कि हर एक का पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो। तो मेरा ये कहना है कि जब महिलाएं ऐसा दृश्य देखेंगी तो जो ग्राम प्रधान हैं या फिर दूर दराज के इलाकों की महिलाएं हैं, तो उनको कुछ स्फूर्ति मिलेगी कि आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर बस इसको लिया जाएगा और फिर समाज आगे बढ़ जाएगा?
श्रेया जी, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि वो महिलाएं जो है बिल्कुल घरेलू महिलाएं हैं। जो महिलाएं चुनकर एक क्षेत्र से एक सांसद के पद पर हैं या एक विधायक के पद पर, वो सशक्त महिलाएं हैं, उनके अंदर बोलने की कैपेसिटी है, वो अपनी बात उनको रखने का मौका दिया जा रहा है। ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है मेरे लिए कि आज ये कहा जा रहा है कि वो एक दिन ऐतिहासिक हो गया है। वो एक दिन ऐतिहासिक नहीं है। जब तक इस देश की महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, इस देश में उस महिला की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी जो बिल्कुल ही एक ग्राउंड लेवल की महिला है, उसकी आवाज़ कब सुनेंगे हम? आज हम 75 सालों के बाद ये कह रहे हैं कि एक विधायक को बोलने का मौका दिया जा रहा है, एक सांसद को बोलने का मौका दिया जा रहा है। ये सवाल है अपने आप में। लेकिन इस सवाल का जवाब पहली बार हुआ है। जनता पार्टी को मैं कह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये पहली बार ही हुआ है। तो नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसको हम किस ढंग से देख रहे हैं, ये एक देखने का नजरिया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। वहाँ बोलने का अधिकार है और हमेशा से महिलाएं बोलती चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है। अब मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं तो वो उनके फेवर की चीज़ है। तो आज अगर हम कहें कि महिलाएं बोल रही हैं, तो महिलाएं तो बोलती ही चली आ रही हैं ना। हम चुनकर उन्हें इसलिए भेजते हैं, और अगर बोल भी नहीं पा रही हैं तो फिर चुनने का फायदा क्या है? उस क्षेत्र की जनता को सोचने का एक सोचने की जरूरत है मुझे। जी प्रीति जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी प्रीति जी। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि घरेलू महिलाओं की सुनी नहीं जाती है, क्योंकि मैं भी एक घरेलू ही महिला थी जो आज निकल के भारतीय जनता पार्टी में एक पदाधिकारी हूँ, और सुनी भी जाती है। और हम लोगों को आज करने का एक पहचान मिली है जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मिली है, और हम लोग अच्छे से निकल के कर रहे हैं। और सुनी भी, आजकल महिलाओं को तो सुरक्षा मिली है, क्या नहीं मिला है? आज छेड़खानी होती है किसी के साथ, योगी सरकार ने अच्छे से अच्छे मतलब सजा दिलवाने का भी वो किया। कोई भी किसी के साथ भी छेड़खानी होती है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जी बिल्कुल। शबनम खान जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके पास चलते हैं। सुरक्षित है। शबनम जी ये बताइए कि जो महिलाओं की स्थिति है, हमेशा चर्चा होती है और चर्चा में होता है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह की घटनाएं कभी कभी देखने को मिलती हैं समाज में, आसपास के इलाकों में, उससे फिर सोचने को मजबूर होता है कि आखिर अगर बेटियों की बात करें, और मैंने जैसे शुरुआत में भी चर्चा की कि भाई हम लोग सामाजिक तौर पर परिपक्व कब होंगे, कब समाज ये जो सारी बुराइयां हैं जिनका मैंने जिक्र किया था कि बेटी है वो तो उसका अबॉर्शन करा दिया जाए, कई घटनाएं ऐसी सामने आती हैं, या फिर तमाम तरह की और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, तो ये समाज को परिपक्व होने में आपको लगता है भी समय लगेगा? नहीं, ये एक अलग विषय है कि महिलाओं के मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति मुझे उतनी मजबूत नजर नहीं आती जितनी होनी चाहिए। फिर भी अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आज महिलाओं का ही सेशन चला और महिलाओं ने ही अपनी बात रखी, तो इसको कम मत आंकी। कभी कभी कुछ ऐसी शुरुआत, कभी कभी ऐसी बात, जैसे अभी पता नहीं, मुझे नहीं पता वो दीदी जो बोल रही थी वो प्रवक्ता हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर आप हर एक चीज को नकारिए मत कि क्या फायदा होगा, वो तो सशक्ति थी। आप जानती नहीं है विधानसभा में कहां कहां से और लोकसभा में कहां कहां से, किस किस क्षेत्र से महिलाएं आई हैं जहां पर उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ी है, और इतने सारे पुरुषों के बीच बैठकर बोलना, बात रखना, अगर उन्हें इस तरीके का कोई भी मौका दिया गया है तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये मौका तो उनको संविधान ने दिया है, ये मौका किसी पार्टी ने नहीं दिया है, ये मौका उन्हें संविधान ने दिया है, और संविधान उन्हें ये अधिकार देता है कि वो अपनी बात रखे, और विधानसभा में उनका यही काम होता है। वो अगर अपने क्षेत्र की बात भी नहीं रख रहे हैं तो फिर उनका, कांग्रेस को भी सारे अधिकार दिए कि सारी चीजें करिए, पर क्या किया? ढक के तीन बात। मैडम अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो प्लीज जाकर पढ़िए, कांग्रेस और बीजेपी दोबारा से इतिहास पढ़िए कि कांग्रेस ने क्या किया है। अगर आपको इतिहास ही नहीं पढ़ा हो तो फिर आप बहस क्यों कर रही हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? सारी बहनों को एकजुट होकर कहना चाहिए, जी हाँ बहुत अच्छा है, एकजुट ही है महिलाएं। महिलाएं कहाँ अलग हैं? महिलाएं एकजुट हैं, महिलाएं अलग नहीं है। आप तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवाज उठा रही हैं, बोल रही हैं, तो आप उससे भी नाराज हो रही हैं। अगर कांग्रेस के राज में उठा रही होती तो वाह वाह, अगर किसी और पार्टी के राज में उठा रही है तो आवाज उठाइए ना। आप किसी की बात को काट नहीं सकती हैं, और बिना तर्क के आधार पे आप काट रही हैं बात को। की वजह से हुआ, आपके पास तर्क होना चाहिए ना किसी की बात काटने का। आपके जैसे प्रवक्ता जो बैठते हैं ना, जो कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके ही उठते हैं, वही प्रॉब्लम है सारी।
कभी आप हमारे बेड़े की बातें मत करिए। कभी आप ढंग की कोई बात करेंगे? हमारी चिंता ना करिए आप प्लीज। नहीं, हमें आपकी नहीं, भी हमारी चिंता ना करें आप नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी चिंता रखें। हम वो वाली बहन है जो अपनी वाली बहन की भी चिंता रखेंगे। आपको जो बात रखनी वो बात रखिए। आपको जो मौका मिलेगा हम उसमें भी वाह वाह करेंगे, हम उसमें राजनीति टटोलते नहीं। वाह वाह करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो उसे गलत बोलिए, अगर कोई सही करता है उसे सही बोलिए। वाह वाह करने की जरूरत नहीं होती। और मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी नहीं हूँ कि किसी मुद्दे पर तो स्कूटी पे बैठ के जाऊंगी मैं उससे मिलने, और किसी मुद्दे पर राजस्थान में कुछ हो जाए तो आंखें मूंद कर बैठ जाऊंगी। तो दीदी मेरा वो नेचर नहीं है। आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी बात है और उस बात का कोई मतलब नहीं। किसी भी सरकार में हो और किसी भी बहन बेटी की बात हो, किसी भी जाति धर्म की बात हो, मेरा चश्मा आपके जैसा नहीं है कि मैं वो वाला चश्मा लगाऊंगी कि किससे मेरी राजनीतिक फायदा पहुंचेगा। तो मैं आपकी तरह नहीं हूँ। दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश में घटी हुई हाथरस की घटना को आप राजस्थान की घटना से मिलान कर रहे हैं। बहुत अच्छा है ये इनिशिएटिव, और बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को किसी भी तरह से सशक्त किया जाए। आज महिलाओं का पूरा मौका मिला, बहुत अच्छा लगा देखकर। जी बिल्कुल, मेरे साथ नंदिनी जी हैं। नंदिनी जी ये बताइए कि अभी आपने चर्चा सुनी, प्रीति जी कह रही थी कि ये तो पहले से ही अधिकार है उनके पास, संविधान में है, और वो जब चुनकर पहुंची है तो वो सारी सशक्त महिलाएं। तो आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं कि इस तरह के जब दृश्य उपस्थित होते हैं, लोग देखते हैं, तो उससे कुछ समाज में मैसेज जाता है? बिल्कुल श्रेय जी, एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है समाज में। आप देखिए महिलाएं जो हैं, जो चुनकर आई हैं, वो अलग अलग फील्ड से आई हैं। हमारी यहाँ पर एक बहन बैठी हुई हैं, उन्होंने यही कहा कि आप जानती नहीं हैं कि किन किन क्षेत्र से महिलाएं जो हैं वो आ रही हैं और उन्होंने कितनी मेहनत की है, मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँची हैं। तो देखिए ये जो महिलाएँ आगे आ रही हैं, यही उन जो दबी कुचली महिलाओं की आवाज़ बनेंगी। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें मौका दिया है, मैं इसको कहती हूँ कि ये एक तरह से एक ऐतिहासिक कदम है, और ये एक दिन की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि एक ट्रेडिशन होना चाहिए। ये और भी जो स्टेट की जो असेंबलीज हैं उसको इससे एग्जाम्पल लेके उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि जो चुनी हुई महिलाएं आ रही हैं, जो गिनी चुनी महिलाएं आ रही हैं, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो महिलाओं से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको वो दमखम से रख सकें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि देखिए जब महिलाओं को बोलने का मौका मिलेगा, कई सारी महिला विधायक हैं जिनके अंदर बहुत झिझक है, पुरुष जब बोलते हैं तो वो चुप हो जाती हैं। आज भी देखिए ये एक सच्चाई है, क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं और इंडियन पॉलिटिक्स मेजरली मेल डोमिनेटेड है। तो आप देखिए ये कैसा एक चेंज है, एक पॉजिटिव चेंज है कि इंडियन पॉलिटिक्स को, स्पेशली उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को किस तरह से विमेन फ्रेंडली बनाया जा रहा है। ये और महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है जो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं। आज से देखिए कई साल पहले, 10 साल 15 साल पहले कोई महिला सोच भी नहीं सकती थी कि वो राजनीति में आएगी, लेकिन अब महिलाओं को एक पॉजिटिव एग्जाम्पल जब जाएगा तो वो उनके अंदर शक्ति आएगी, उनके अंदर प्रेरणा आएगी कि वो भी दमखम से पॉलिटिक्स में उतरें और अपनी किस्मत आजमाएं। जी बिल्कुल। प्रीति जी आप ये बताइए कि बिल्कुल आप भी कुछ कहना। जी। मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे कि प्रीति जी आप ये बताइए कि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में महिलाओं का क्या हाल है, किस तरह की स्थिति है जिस क्षेत्र में आप रहती हैं, और आपको लगता है कि आज इस मुद्दे पर या विधानसभा के जो दृश्य देखे, महिलाओं ने जिस तरह से पूरा एक तरह से कहा कि सदन चलाया, तो उनका क्या रिएक्शन था? अगर आपकी बात हुई हो महिलाओं से अपने आसपास? उनका तो सर अच्छा ही रिएक्शन था, और हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ महिलाओं को आगे से आगे प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा नहीं है कि दबाया जाता है बातों को, या हम लोग आगे से आगे, कोई भी पुरुष भी बैठे हो तो एक बार कहने की, और जब हम खुद बढ़कर कहना चाहेंगे तभी कोई बात कह पाएंगे। कहते हैं ना, जब दिल में जज्बा हो तभी आगे बढ़ पाता है इंसान। जी जी जी। प्रीति जी आप बताइए, आपने कहा कि ये जो आज का जो सेशन था वो उससे कोई खास मैसेज नहीं जाएगा। आपको क्यों लगता है ऐसा कि खास मैसेज नहीं जाएगा? ऐसा नहीं है कि खास मैसेज नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। एक महिला विधायक होकर हम सभी महिलाओं के लिए ही तो लड़ी वहां पर सदन में, महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं के
कि महिलाओं को हक ज्यादा से ज्यादा मिल सके और आगे आने वाले समय पे भी महिलाएं आगे निकल सकें। जो अच्छी महिलाएं हैं, कार्य कर रही हैं, उनको जो हक नहीं मिलता उनको भी मिलना चाहिए आगे आके। जी बिल्कुल, उनको भी चुना जाए। जी प्रियंका जी, ये बताइए कि आपने कहा कि ये तो पहले ही से सरकार में 5 महिला मंत्री भी हैं, पूर्ण महिलाएं हैं, इनके पास तो पहले ही से शक्ति है। तो शक्ति को देखकर ही तो जो पीछे, जो समाज में सबसे पीछे खड़ी हुई महिला है, उसको ताकत आती है कि हम भी कुछ करें, क्योंकि कोई ना कोई तो रोल मॉडल होता है ना, कोई ना कोई तो हीरो होता है। गांधी जी अब दांडी यात्रा पे निकले तो अकेले निकले, फिर उनको देख के लोगों का जोश चढ़ा, फिर वहाँ पर एक कारवां बनता चला गया। तो आपको नहीं लगता कि जो यूथ हैं, जो गर्ल्स हैं, यूथ गर्ल्स हैं, वो जब देखेंगी कि हम भी इस तरह से आवाज़ उठा सकते हैं और उनको ये सारे के सारे जो संवाद हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे। विधानसभा जो लोगों से चुने हुए चुनिंदा लोग वहाँ पे जाते हैं, तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने अपने क्षेत्र का, तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं और वहाँ के जो लोग हैं, तो उन्होंने भी तो किसी तरह की कनेक्टिविटी महसूस की होगी। श्रेय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ पर जो भी चुने हुए लोग जाते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट को, एक पर्टिकुलर जगह को, विधानसभा को। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता एक 5 साल की बच्ची का एक फ़ोटो ट्वीट करते हैं जो राहुल गांधी जी के साथ में था। उस बच्ची ने सिर्फ हिजाब पहना हुआ था, उसको राजनीति से जोड़ा गया, उसको तुष्टीकरण से जोड़ा और उसको जो है वोट से जोड़ दिया। तो क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का जो है एक मैसेज देने का, संदेश देने का तरीका कि महिलाओं को भी डिवाइड कर दो उनके पहनावे के आधार पर, उनके भोजन के आधार पर, उनके जन्म के आधार पर आप ये बांट देंगे लोगों को? और ये राष्ट्रीय प्रवक्ता का मैसेज था और उस हिजाब पहने बगैर तो निकल ही नहीं सकती ना वो अपने घर से। न जाने किस किस तरह की बातें लिखी गई, उसके बाद क्या शर्म नहीं आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए इस बात को लेकर कि एक 5 साल की बच्ची को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं आप, वो भी तुष्टीकरण के लिए? और राहुल गांधी जी की ये बताइए, जब से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई है तब से उन्होंने ना जाने अनगिनत लोगों के साथ फोटो खिंचवाई है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उन्होंने कोई जाति धर्म देखकर फोटो नहीं खिंचवाई है, उसमें बुजुर्ग भी हैं। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसको एक इवेंट की तरह प्रेजेंट करना चाहती है, उसके पीछे छुपी हुई महिलाओं के दर्द को कौन समझेगा? आज इस महंगाई की मार से वो ग्रसित हैं, जिनका सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया है, जिनके दूध का प्राइस बढ़ गया है, जिनके दाल का प्राइस बढ़ गया है, जिनके बच्चों के पेंसिल का प्राइस बढ़ गया है, जिनके बच्चों की फीस बढ़ गई है, घर में पेट्रोल डीजल से निकलने के लिए जो एक्सपेंस होता है, जो कम्युनिकेशन का साधन होता है, वो सारा कुछ महंगा हो चुका है। उसके बारे में कौन सोचेगा? महिलाओं की समस्या की बात अगर करनी है तो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या आज है वो है महंगाई और बेरोजगार। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार महिलाओं पर पड़ी हुई है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है, गैस योजना दे रही है, मैडम गैस योजना की तो आप बात ही मत करिए। उज्ज्वला गैस योजना के सिलेंडर अगर आप सर्वे करेंगे ना, आप कह रहे हैं ना कि कौन महंगाई को लेकर कौन देखेगा, लेकिन वो सरकार कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए भी तो बहुत कुछ कर रही है। इस्तेमाल कहाँ हो रहा है मैडम? राजनीति की बात हो रही है। हकीकत में आइए, ये सिर्फ बहस करने की बात नहीं है, ये वाकई में समस्या है इस देश की महिलाओं की, जिनका घर चलाना वाकई में मुश्किल हो रखा है। उन पर कब बात करेंगे आप किन महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं? आप उस कॉमन महिला को क्यों नहीं सशक्त करते हैं? उसको क्यों नहीं जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं? उसके लिए क्यों नहीं अलग अलग सुविधाएं देते हैं? आपने कितने % आरक्षण दिया है महिलाओं को? मैं आपको ये सारे सवाल हैं जिनके बारे में भी डिस्कशन होना होगा इसके साथ में। जब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, जब महिलाओं की आवाज बुलंद होगी, तो ये जो आप मुद्दे जो आप उठा रही हैं, जैसे महंगाई का, एम्प्लॉयमेंट का, यही बातें वो वहाँ पर जाकर सदन में रखेंगी। और देखिए, जब एक महिला दूसरी महिला का दर्द, उसकी दुख तकलीफ ज्यादा अच्छे से समझ सकती है। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। एक दिन में ये संभव है? बिल्कुल नहीं संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया है। देखिए आप मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं होने दे रही हैं कि एक दिन से क्या होगा, विमेंस डे क्यों मना रहे हो? अरे यही सारी बातें लिखने में प्रियंका जी, यही सारी बातें सदन में रखी जाती हैं, यही सारे इश्यूज सदन में रखे जाते हैं। और जब महिलाएं इन बातों को सदन में रखेंगी ना,
ज्यादा से ज्यादा चर्चा होगी, ज्यादा से ज्यादा बात होगी और समस्या का समाधान संवेदनशीलता से निकाला जाएगा। तो मुझे लगता है बीइंग अ वुमेन आपको भी इसका स्वागत करना चाहिए। पूछना चाहती हूँ कि वहाँ बैठी महिलाओं को क्या बोलने की इजाजत नहीं है? और जो आप महंगाई कर रही हैं राहुल, प्रियंका जी आप शायद भूल रही हैं, कि कितनी सारी महिलाएं पॉलिटिकली बहुत सशक्त है। प्रियंका जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बोलने का अधिकार नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ है स्ट्रीम में? नहीं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कह रही हैं वहाँ पे सशक्त महिलाएं हैं। No, I'm asking this question. Give me the answer of this question. If you're asking the question, you should be ready to listen the answer, ना? You should be ready to listen to the answer. देखिए आप कह रही हैं कि वहां पर सशक्त महिलाएं पहुंचती हैं, ठीक है, वहां पर बहुत सारी सशक्त महिलाएं हैं, लेकिन आप बताइए सशक्त महिलाएं वहां पर जो पहुंची हैं उनके बारे में जो हमारी विमेन पार्लियामेंटेरियंस है कितनी बार अभद्र टिप्पणी की गई है, गिवन द फैक्ट कि वो एम्पावर्ड महिला है, वो सशक्त महिलाएं हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और उम्दा स्टेप है, इसको मुझे लगता है कि आप महिला होने के नाते आपको भी इसका स्वागत करना चाहिए। दिस विल ब्रेक द ग्लास सीलिंग। जो पॉलिटिकली जो हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो है पूरी तरह से मेल डोमिनेटेड है, इसको इसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएंगी। देखिए एक शुरुआत तो हो गई ना, तो इसका आपको स्वागत करना चाहिए और इस पर आज हम बैठे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक दिन की बात नहीं होगी, इसको एक परंपरा की तरह इसको स्थापित किया जाए, एक ट्रेडिशन की तरह। अन्य स्टेट की जो असेंबली है उसको ये फॉलो करें। वही तो कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो ज्यादा संवेदनशील कानून बनाएंगी और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। ये बात है जी। प्रीति गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रही है जी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट प्रियंका जी। महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत सख्त से सख्त कानून बने गए हैं, पर फायदा तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। आप बताइए कहाँ, कौन से अखबार में किस दिन का अखबार उठाते हैं जहाँ पर हमें रेप की घटनाएं नहीं मिलती? आप उन 2 बच्चियों की बात करिए ना जिनको रेप करने के बाद टांग दिया गया, पेड़ से फांसी दे दी गई। आप उसकी बात करिए ना, जो वो बच्ची शायद नाबालिग बच्ची थी जिसका रेप किया गया, उसके बाद उसको निर्वस्त्र करके उसको सड़क पे चलाया गया और आप कहते हैं उसके लिए भी हमारी सरकार बराबर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है उसके लिए, और कानून भी सख्त से सख्त बने, उसको सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। मैडम ये कब रुकेगा? सवाल तो ये है। आप तो कह रहे हैं कि गारंटी है ना जीरो टॉलरेंस की। आप कहाँ अपराधी, आप तो कहते अपराधी चले गए छोड़ के उत्तर प्रदेश, कहाँ चले गए अपराधी भाई? महिलाओं के खिलाफ आपने महिलाओं को आज तक सशक्त करने में आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं कि आप विधायक को और सांसद को बोलने का मौका दे रहे हैं। आप उस आम औरत को बोलने का मौका कब देंगे जो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाएगी और उसके बाद उसको इतने अजीब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वो बेचारी, इससे बेहतर होगा कि वो जहर खाना पसंद कर देगी। उस वहां तक कब पहुंचेंगे आप? सवाल तो ये भी है ना, उस महिला की पहुंच वहां तक पहुंचनी होगी ना आपको। उस बच्ची तक कब पहुंचेंगे जिस कह रही है कि जिसकी पेंसिल महंगी हो गई है और उसकी मम्मी उसको पेंसिल खरीद के नहीं देख रही। आपको ये भी देखना पड़ेगा जो बच्चियां भूखी हैं, जिनको पोषण नहीं मिल रहा है, कुपोषण का शिकार है, उन तक कब पहुंचेंगे आप? व्हेन आर यू गोइंग टू रीच दैट प्लेस? बिल्कुल। शबनम खान जी से बात करते हैं। शबनम जी, अभी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं प्रियंका जी ने, और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उनका सशक्तिकरण तो होना ही चाहिए। सभी लोग कहते हैं सेमिनार में, डिबेट्स में और विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जितनी भी तकरीरें होती हैं वो उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। अभी बात ही बात में एक मुद्दा उठा था, हिजाब का मुद्दा। ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चल रहा है। आपको लगता है कि हिजाब जो है वो अपनी मर्जी से महिलाओं को पहनना चाहिए, बिना किसी, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही है, बिना किसी धर्म को ध्यान में रखते हुए, कि या फिर महिलाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो हिजाब जब चाहे, जब अगर उनकी अब इच्छा हो तो पहने, ना इच्छा हो तो ना पहने, या फिर एजिटेशन करना पड़ेगा महिलाओं को? जी नहीं, हमारे देश में तो हिजाब बैन ही नहीं है जी, बल्कि ईरान की महिलाओं को आपको सलाम करना चाहिए। इतने कट्टरपंथियों से लड़ रही हैं, इतने कट्टरपंथियों से वो हिजाब नहीं पहनेंगे कहकर जूझना आसान नहीं है वहां पर। मैं बोल रही हूँ कि हिजाब लगाना नहीं लगाना हर एक का अपना, यहाँ पर भारत में बैन कहाँ है हिजाब जो इसका मुद्दा उठाया जाए। अगर किसी स्कूल में आप अपने चैनल में बैठे हैं, आप निक्कर पहनकर तो एंकरिंग नहीं कर सकते,
अब आप जिद पर अड़ जाए मैं निक्कर पहन कर या एंकरिंग करूंगा तो क्या कोई भी आपको करने देगा? या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता है उसका जो ड्रेस कोड होता है पहनता है। तो यहाँ पर तो स्कूल की बात थी कि आप हिजाब नहीं लगा कर आएंगी क्लास में, इसमें कोई बुरी बात ही नहीं थी। एक्चुअली सारी चीजों पर राजनीति करने की विपक्ष को प्रॉब्लम ये है कि हमारी सत्ता कैसे आए। फोटो राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सम्मित पात्रा ट्वीट करते हैं और देखिए नाम किसका ले रही है, ये कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का ले रही है। मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं रह गई है कि आदमी नाम भी ले पाए भारतीय जनता पार्टी का। इतना डर, जिस राष्ट्रीय डर है। आप बात कर रही हैं जिन्होंने बेटी के लिए आपने कम से कम अगर उस ट्वीट को पढ़ा होता और उसके नीचे उस बच्ची के लिए किए गए कमेंट देखे होते तो शायद आपको भी शर्म आती उस दिन कि किस तरह का व्यक्ति है ये। उस 5 साल की बच्ची, उसको राजनीति में घसीटना उसके कपड़ों को लेकर, और मुसलमानों को भी क्या इस देश का यही एजेंडा रहा है? मुसलमानों को भड़काने नहीं दिया जाएगा। अब आपको सारी जिंदगी पेट मोटे करें आपने और सिर्फ चंद मुल्लाओं ने किसी भी मुसलमान को, मुसलमान का आपकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान दलित से भी पिछड़ा हुआ है। ये नहीं जवाब देंगी आप क्यों है मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ? पर आइए ना, उस बच्ची के बारे में 2 शब्द आपसे नहीं बोले गए क्योंकि उस बच्ची से आपको कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो आपके घर की बच्ची नहीं है। आप यहाँ पे शेखी बिगाड़ेंगी, शेखी मैं बिगाड़ रही हूँ? मैं एक बच्ची की बात कर रही हूँ जिसकी फोटो लेकर ट्वीट की गई और उसके नीचे अजीब अजीब से कमेंट किए गए। वो बच्ची 5 साल की थी मुसलमानों की, और उसके बावजूद आपके मुंह से पूरी डिबेट में एक शब्द नहीं निकला कि उन्होंने गलत किया। की तरफ अगर और आप बैठकर यहाँ परपंच कर रही हैं या भाषण दे रही हैं मुझे। कहेंगी कि नहीं जी आपने भाषण अपने पास रखी है, क्यों कर दिया, महिलाओं को क्यों बोलने का मौका दिया? मैडम अपने भाषण अपने पास ही रखिए, हमें मत दीजिए। भी कोई बोले कि ना बोलने दिया जाए। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप हाथरस के केस के बारे में एक शब्द भी बोल पाए। आप नहीं बोल पाएंगी, आप बोलिए ना। क्यों नहीं? आप मुरादाबाद में जो बच्ची के साथ हुआ उसके लिए क्यों नहीं बोली? आपसे ज्यादा आवाज उठाते हैं, पहले जानकारी लीजिए छोड़िए, तरीके से निगासन कांड के बारे में बोलिए ना, क्यों नहीं बोल पा रही आप? टीवी चैनल पर है, महिलाओं की आवाज बनिए, नहीं बन पाएंगी ना आप आवाज। भ्रष्टाचारी आप, क्योंकि आप बीजेपी का सपोर्ट करने के लिए बैठी हुई हैं। अघोषित प्रवक्ता है आप कुछ नहीं दिया। आज जगह जगह घूम रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ के आइए भैया हमारे साथ फोटो खिंचवाइए। अगर महिलाओं के लिए 2 शब्द नहीं बोल सकती हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है। और अगर आप योगी जी ने महिलाओं की हितैषी बताएं तो वो गलत, सामाजिक कार्यकर्ता बातें करती हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता बनने का सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि समाज के लिए आगे नहीं बढ़ने दिया, ना कि पक्ष और विपक्ष की पार्टी के लिए सोचे। ये मौका मिल रहा है कि विधानसभा में आप बोल लीजिए। अरे मैडम तो वो भी मौका नहीं दिया कभी। बोल दीजिए ना। आपकी तो दिल्ली में सरकार रही है सालों साल सरकार रही है। आप अपने बदले किसी दबी कुचली महिला को क्यों नहीं लाई कि मेरे बदले ये बोलेंगी? आप क्यों बोल रही हैं आप तो सशक्त है? इसका क्या उदाहरण हुआ कि वो तो सशक्त है, आप भी तो सशक्त है, आप भी किसी दबी कुचली महिला को लेकर आती? ना बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही बोला आपने कि मेरा तो काम ही है बोलना। मुझे अगर बोलने का मौका दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा? तो मेरा तो काम भी मौका दिया गया है ना, वो भी गांवों से आई हैं। क्या बात कर रही हैं आप? अरे भाई गांव में रहने वाली महिला सशक्त नहीं होती है, ये आपका कौन सा IQ लेवल है जो आप बता रहे हैं? कोई कहीं से गांव में रहने वाली महिला सशक्त नहीं होती क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानती है। आप लोगों का जो IQ लेवल है उसको थोड़ा बेटर करिए, क्योंकि गांव की महिलाएं ही होती हैं जो इस देश की आधारशिला रखती हैं। शहरों की महिलाओं को सशक्त होने देंगी। गांव में बसती है और वो महिलाएं ऑलरेडी सशक्त होती हैं। वो अपना परिवार चलाती हैं, अपना घर चलाती हैं, अपना व्यापार चलाती हैं, अपनी खेती बाड़ी देखती हैं कि कहीं कुछ मुझे रास्ता मिले तो मैं यहाँ पर वो जो विधानसभा में महिलाएं थोड़ा बोल रही हैं उनको भी दबाने कुचलने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा नंदिनी जी, मैं आप लोग को रोकना चाहूंगा। नंदिनी जी, आप ये बताइए कि अभी ये मुद्दा अलग हो रहा है, बहस हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं जो आज महिलाएं हैं उनके बहस की जरूरत ही नहीं थी जी। इस पर सबको एकजुट होकर कहना चाहिए था। मेरा सवाल जय भारत, सारी बहनों को सलाम है जी। शबनम जी, मेरा सवाल नंदिनी जी से है जी। नंदिनी जी बताइए कि हम लोगों ने जो आज दृश्य देखा उसके बाद हम लोगों ने फैसला लिया कि इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। वो चर्चा करने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो रिएक्शंस जाने जाएं कि रिएक्शंस क्या हैं, खासतौर पर महिलाओं की रिएक्शंस क्या हैं। सबसे पहले तो आप महिला हैं, फिर किसी समाज से, किसी पार्टी से या किसी NGO से कोई जुड़ा हो सकता है। मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा
और उनकी जो स्वतंत्रता है जी। उसके लिए ये समाज कितना परिपक्व है या उसको परिपक्व होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी करके अपने किनारा नहीं कर सकते कि नेता जाने, एमएलए जाने, सीएम जाने, हम तो कुछ नहीं करेंगे। आपको लगता है कि समाज उतना परिपक्व है? देखिए, हमारा जो समाज है आज भी जिस तरह से एक जेंडर डिवाइड हमें देखने को मिलता है कि घर में आप कई बार देखिए आज भी लड़कियों को उनका एक जो पोजीशन है, जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, उसमें वो नहीं आ पाती। आज भी जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़की की पढ़ाई के लिए कम बट उसके दहेज के लिए पैसे ज़्यादा बचाते हैं। अच्छे अच्छे घरों की भी मैं बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज में ये बदलाव लाने की ज़रूरत है। और देखिए, महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो अभी चीज़ों को बदलने में बहुत समय लगेगा। तो महिला को सशक्त होना होगा, खुद उसके लिए खुद उसको आगे आना पड़ेगा। और साथ ही साथ समाज में देखिए बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परिवार में समानता को स्थापित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जैसे हम हिजाब पे बात कर रहे थे तो सारे डिबेट्स देखिए एक और आप महिलाओं को, लड़कियों को उनके हाथ में किताबें दीजिए। आप देखिए ये सारे जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, ये कैसे जब महिलाएं पढ़ेंगी उनके मन में एक सेंस ऑफ रैशनैलिटी आएगी, सही और गलत की उनको जब परख होगी तो अपने आप ये सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। हम अभी गांव की महिलाओं की बात कर रहे थे, जैसे इन्होंने कहा कि गांव की महिलाएं जो हैं बहुत सशक्त होती हैं। खैर, गांव की महिलाएं सशक्त होती हैं और बट मैं ये भी कहूँगी कि उनके पास राइट्स कहाँ हैं। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखिए जो उनके पास राइट्स हैं, जैसे उनके हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, ये सब राइट्स आ रहे हैं और कई सारे पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बन रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग सखी हैं, उसने बहुत सारी महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। साथ ही साथ समाज में उनका एक उनकी एक जो पोजीशन है वो बढ़ी भी है और एक उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है और समाज और सरकार इन दोनों को कदम ताल करना होगा। और इसमें पेरेंट्स कुछ जो पिछड़े वर्ग जी बिल्कुल, और इसमें पेरेंट्स की जो पेरेंट्स है उनकी बहुत बड़ी भूमिका, अपनी बात पूरी कर ले उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने वेद व्यास जी की जो पंक्तियां हैं उसके बारे में बात कहा कि माँ के समान कोई रक्षक नहीं, माँ के समान कोई प्यार करने वाला नहीं, माँ के समान कोई छाया प्रदान करने वाला नहीं। और देखिए हमारे वेदों में भी कहा गया है माँ की तुलना धरती से की गई है। तो एक तरह का यूथ में एक मैसेज गया है कि महिलाओं के प्रति आप आदर की भावना रखिए। और किस तरह से उन्होंने अलग अलग कालखंडों में एग्जाम्पल दिया कि महिलाओं ने किस प्रकार से एक नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व ने देश को एक दिशा दी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, जो सदन में हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तोहफा है। कहते हैं ना कि गिविंग बैक टू द वुमन, टू द मदर। तो एक तरह से ये एक तोहफा है और इसका स्वागत करना चाहिए। और हर महिला को मुझे लगता है अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव पार्टी लाइन है उससे ऊपर आके महिलाओं को इसका वेलकम करना चाहिए। जी प्रीति जी, एक चीज़ बताइए कि महिलाओं की आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे वो अगर निजात पाएं तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकती हैं? महिलाओं की समस्या इस समय यही है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक, जो घरेलू महिलाएं हैं जिनको उनको और जा के जागरूक करना चाहिए। और ऐसा नहीं है जैसे अभी उन्होंने मैम ने कहा कि बेटी और बेटे में फर्क किया जाता है। जो पिछड़े वर्ग की कुछ महिलाएं, कुछ पिछड़े वर्ग के लोग ऐसे हैं कि जो ये फर्क करते हैं, वरना आज की सोच और मानसिकता बहुत बदल चुकी है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं किया गया, दोनों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। जी बिल्कुल, बराबर पढ़ाया जी प्रीति जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा कानून बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करता है, बेटियों को बराबर अधिकार देता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज और कई बार खुद के पेरेंट्स भी, आप देखिए हम कई बार इन लॉज को हम लोग कहते हैं, उनको कई बार हम दोषी ठहराते हैं। लेकिन आप देखिए जब एक लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है तो किस तरह से जो इनहेरिटेंस राइट्स है, कई बार उनके पेरेंट्स उनको वो इनहेरिटेंस राइट से वंचित रखते हैं।
और जब वो ससुराल में भी जाती है तो एक तरह से वो आउटसाइडर बन के रह जाती है। उसे बहुत उस ससुराल का, उस हाउस होल्ड का पार्ट होने में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो मानसिकता है उसको बदलना होगा। और ये देखिए अच्छे अच्छे घर परिवारों में, आप एनसीआरबी की भी रिपोर्ट्स अगर उठा लीजिए प्रीति जी, तो अच्छे अच्छे घरों की जो महिलाएं हैं जो पूरी तरह से इकोनॉमिकली बहुत ही वेल ऑफ बैकग्राउंड से आती हैं, सशक्त आर्थिक रूप से सशक्त बैकग्राउंड से आती हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस के भी जो केसेस हैं उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हालांकि अब कड़े कानून बन गए हैं, सशक्त कानून बन गए हैं, और इन कानून का इस तरह के जो कानून हैं जैसे डाउरी लॉज हैं और फिर तमाम तरह के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, तो लोगों के मन में इसके प्रति एक डर रहता है कि हाँ भाई, हम अगर महिला को प्रताड़ित करेंगे तो इसके लिए हम पनिशमेंट भी हमें मिलेगा। और तो कहीं ना कहीं देखिए, कानून के होने से ही सब कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है, इसमें समाज को आगे आना होगा। और कई बार देखिए ट्रेडिशनली जो महिलाएं होती है, जो हमारी दादी नानी हमेशा हम लोगों को सिखाती है कि भाई तुम अपने ससुराल जाना तो तुम कुछ मत बोलना, तुम लड़ाई मत करना, ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। अरे मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल सोच है उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अब आप जहाँ भी आप जाते हैं, आपकी शादी होती है तो वहाँ पर कम से कम, ठीक है, आप अपनी बात को प्यार से ही रखिए, लेकिन आप दबिए नहीं। आप अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ बुलंद करिए। तो इसमें देखिए एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और साथ ही साथ माँ बाप, लड़की के जो माँ बाप उसकी जो कंडीशनिंग करते हैं उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाँ प्रीति जी, एक चीज़ बताइए कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने भी कहा कि गांव में ऐसा नहीं कि सशक्त महिलाएं नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी, सच्चाई ये है, आपने भी गांव देखे होंगे, हम लोग भी रिपोर्टिंग में गांव में जाते थे, महिलाओं की स्थिति देखते थे। बुंदेलखंड में अगर आप जाइए तो वो कितने किलोमीटर जाती हैं पानी भरने, और फिर वहाँ से पैदल आना और पैदल जाना। अगर आप थोड़ा पहाड़ की तरफ चले जाइए तो वो लकड़ियाँ बिनने जाती हैं। मेजॉरिटी आपको ऐसी दिखती है। और अगर चुनाव की बात आए, जो नींव है लोकतंत्र की वो है प्रधानी का चुनाव। अब क्या हुआ, महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी गई, फिर महिलाओं को खड़ा कर दिया गया, घर की किसी महिला को खड़ा कर दिया गया। आपने देखा होगा लिखा रहता है प्रधानपति, यानी कि नाम तो महिला का रहेगा लेकिन चलेगी किसकी, पति की। तो ये वाला सिस्टम गांव से जब तक बदलेगा नहीं तब तक सही कैसे होगा। महिला जो जीते, आपको लगता है कि ये सशक्तिकरण तभी हो पाएगा, महिला जीते तो कहे मैं ही प्रधान हूं, आपको प्रधानपति बनने की जरूरत नहीं है। जी प्रीति जी। ये देखा भी है मैंने कि जो महिला प्रधान है वो खुद भी चला रही है प्रधानी अपनी, कोई दूसरा नहीं चला रहा है। ऐसे कई जगह मैंने खुद देखा है। लेकिन बहुत जगह आपने ये भी देखा होगा प्रधानपति लिखा रहता है। हाँ, प्रधानपति रहता है कि प्रधान महिला बन जाती है, फिर उसके साथ कई जगह ऐसा होता है, मगर अब नहीं होता है ऐसा, क्योंकि महिलाओं को इतनी मिली है, उनको प्राथमिकता महिलाओं को इतनी ज्यादा दे दी गई है अब कि उसमें ये नहीं है कि महिलाएं खुद भी नहीं अपना चला सकती है। जी चलिए प्रीति जी से इस बात का जवाब लेते हैं। प्रीति जी, मैंने जो सवाल किया उस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं कि सोसाइटी में इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं कि प्रधानपति, गांव में चले जाइए, छोटे छोटे गांव में चले जाइए, होर्डिंग लगे रहते हैं प्रधानपति। तो ये वाले प्रधानपति वाली मानसिकता से समाज कैसे निकलेगा? महिलाओं को आगे आके महिलाएं ही आगे अपना वर्क संभालेंगी। ये महिलाओं को खुद कहना पड़ेगा, नहीं मैंने लड़ा है तो मैं ही संभालूंगी उसको। जी बिल्कुल। प्रियंका जी ये बताइए कि मैं आगे आके काम करूंगी अपना। जी प्रियंका जी ये बताइए कि आपने देखा होगा महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत, उसके बाद उनकी हायर एजुकेशन, मतलब वो शुरू करती है पढ़ाई और पढ़ाई करते करते वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। खासतौर पर मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, अब शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ। और ज़्यादातर जो आबादी है देश की आज भी गांव में रहती है। तो जो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा वो फिर लड़ाई कैसे लड़ेगा अपनी? तो आपको लगता है कि एजुकेशन सबसे ज़रूरी होनी चाहिए?
डेफिनेटली होनी चाहिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। स्पेशली बेटियों की अगर बात करें तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन इज़ ओनली ऑप्शन। उनको सशक्त बनाने का एक ही तरीका है कि उनको कितना से ज़्यादा पढ़ा दीजिए आप, तभी जाकर वो समाज में अपना स्थान बना पाएंगी। इसलिए पढ़ाई लिखाई पे सबसे ज़्यादा जो स्पेंड करना चाहिए, जो लड़कियों के लिए स्पेशली है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे खर्च करना चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई, कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर लड़की को नहीं आप पढ़ा रहे हैं, आप उस घर के, उस परिवार जहाँ वो ब्याह के जाती है, उस परिवार को, उसके बच्चों को, सबको, एक पूरा एक आप सोसाइटी को पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और उसके लिए थोड़ा पढ़ाई को सस्ता करने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पर आप महंगाई की मार एक परिवार झेल रहा है, वहाँ ये सोचता है चलो पहले बेटे को कमाना है तो बेटे को पढ़ा देते हैं, बेटी को चलो किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटियों को एक सहूलियत, एक जो कहते हैं कि आपको भत्ता देना चाहिए पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए। तो आप ग्रास रूट लेवल पर जाइए और आप बच्चियों के लिए कुछ करिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी जॉब्स के लिए आरक्षण दीजिए। चाहे राजनीति हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो व्यापार हो, हर जगह आपको महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक स्पेशल कैटेगरी का आरक्षण देना पड़ेगा। और ये बात कांग्रेस बाखूबी जानती है, इसलिए 33% आरक्षण कांग्रेस ने स्टार्ट किया था और पंचायती राज में महिलाओं को दिया। जो छोटे छोटे पंचायत होते हैं उसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण दिया, ताकि जो आदमी है उनका प्रभुत्व ना रहे बल्कि महिलाएं भी राजनीति का एक हिस्सा बने। और उसी के चलते प्रियंका गांधी जी ने भी एक जो है 40% का टिकट वितरण में, जो विधायक का इलेक्शन होता है, वहाँ भी उन्होंने वो कॉन्सेप्ट लाए। तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक अग्रणी सोच में रही है। चाहे वो महिलाओं को प्रधानमंत्री बनाना हो, राष्ट्रपति बनाना हो, या स्पीकर बनाना हो, या अधिक से अधिक आरक्षण देकर महिलाओं को राजनीति में लाना हो, तो ये सारे काम राजनीति से जुड़े, चाहे राजनीति हो चाहे वो एक बच्ची की एजुकेशन हो, हर किसी चीज़ को लेकर। अगर आप देखें कि वो जो स्कूल चलाए गए थे गांव में, छोटे छोटे स्कूल जिनमें आप देखिए सरकारी स्कूल है, वो सब कांग्रेस की जो सोच है, जिसका नतीजा ये है कि आज महिलाएं पढ़कर आगे निकल रही हैं। आप नवोदय विद्यालय देखिए, बच्चे पढ़कर कहाँ पहुँच रहे हैं, अधिकारी की पोस्ट पा रहे हैं। तो ये सारी सोच कांग्रेस की है और इसी सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कपड़ों को लेकर, आप जाति को लेकर, आप धर्म को लेकर, आप पहनावे और खाने को लेकर तोड़िए मत, बल्कि जोड़िए। ये बताइए कि एजुकेशन और सुरक्षा को लेकर आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो डिटर्मिनेशन है उसमें कहीं बहुत कमी नजर आती है, और पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन होना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइन, तभी महिलाओं का असली जो उत्थान है तभी हो सकता है। श्रेय जी, मैंने सबसे पहले जैसे ही आपने सवाल किया था, मैंने आपको क्या बोला कि जितनी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए उतनी नजर नहीं आती। ये तो मैंने सबसे पहले ही बोला जी। महिलाओं की वोट लेने के लिए सब बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाती है तब कहीं ना कहीं उनको उस तरीके से ताकत देने का काम नहीं किया जाता। ये तो मेरा सबसे पहला बात है। अभी दीदी बोल रही थी कि इंदिरा जी ने ये किया, इंदिरा जी ने वो किया। इंदिरा जी को सबने सराहा, किसने मना किया आप बताइए? और आपको सत्ता दी सब लोगों ने, देश की जनता जिंदाबाद लगाकर इंदिरा जी को जिताती आई, किसी ने नहीं नकारा। लेकिन आप अभी पॉलिटिक्स मत करिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई भी तरीका हो जी। जैसे आप और हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि सबसे ज्यादा जैसे शिक्षा जरूरी है, महिला को आर्थिक रूप से संपन्न करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक महिला आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगी, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का कंधा तलाशती है। जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होता श्रेय जी, तब वो देखता है कि मेरे लिए कौन सहयोग करेगा, मैं किससे अपनी गुहार लगा सकती हूँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला को सशक्तिकरण करने के लिए और बहुत सारे मुद्दों पर हमें बड़े काम करने होंगे। लेकिन आप विधानसभा में आवाज उठा ली, इसको पॉलिटिसाइज करें, आप इसे राजनीति का रंग दे दें, ये मैं नाराज। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक पांडे, हमारे ब्यूरो चीफ है। अभिषेक, मुद्दे उठाना राजनीति इसी को कहती है। विधानसभा को कई वर्षों से कवर करते आए हैं। विधानसभा में आज जिस तरह से मैंने भी चेहरे देखे, जो महिला विधायक थे उनके अलग से चेहरे थोड़ा कहें चमक रहे थे, उनको एक खुशी हो रही थी। तो अभिषेक ये बताइए कि आम दिनों से, आम जो विधानसभा का सत्र चलता है, आज का सत्र, दोनों अलग अलग कैसे लगे आपको? देखिए, अगर बीते कल की ही बात कर लें या उससे एक दिन पहले की बात कर लें, तो जो गर्मी देखने को मिली थी विपक्षी पार्टियों में और सत्ता दल के बीच में, आज कम से कम वो नहीं थी। आज सुबह अखिलेश यादव को मैं सुन रहा था तो उन्होंने खुद कहा कि आज हम इस सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए, कमियों को दिखाने के लिए या फिर कोई सवाल उठाने के लिए बात नहीं करेंगे।
क्योंकि हमारी सरकार जब थी तब भी महिलाओं से जुड़े हुए कई विषय थे जो पूरे नहीं हो पाए थे, महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आए थे। तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं मुख्यमंत्री की बात से अपने आप को संबद्ध करता हूं और इस विषय पर मिल के काम करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि 2-3 दिनों से जो लड़ाई चल रही थी सड़कों पे, विधानसभा के अंदर हॉट टॉक चल रहे थे, गर्मा गर्मी चल रही थी, वो देखने को नहीं मिली। और इस विषय पर जो कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विमेंस स्पेशल सेशन चला है दिन भर आज, उस पर विपक्षी पार्टी, सत्ता पार्टी सब मिलकर के एक साथ थे और एक अच्छी बहस देखने को मिली है। एक अच्छा नतीजा अगर इससे बाहर निकलता है तो और बेहतर होगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नंदिनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रीति जी आपका शुक्रिया, प्रियंका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शबनम जी आप मेरे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, तमाम महिलाएं हैं, महिलाओं की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं और उम्मीद करते हैं यही तर्क, यही बातें अगर इन सभी महिलाओं को कभी विधानसभा जाने का मौका मिले या अगर वो इच्छा प्रकट करें कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ें और फिर विधानसभा में गए तो उसी मजबूती और उसी जज्बात के साथ महिलाओं के मुद्दों को उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।